भगवान बुद्ध के बारे में हम थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, जिनको बौद्ध धर्म का जनक माना जाता है। चलिए बात करते हैं। लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हमने किया था वो इनके बारे में किया था कि जहां वो शिष्य बने, महिलाओं के लिए जो बौद्ध भिक्षु संघ है वो खोला गया था। प्रथम महिला जो बौद्ध भिक्षु संघ में शामिल हुई थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। और जो सेकंड महिला थी वो थी आम्रपाली। सेकंड महिला आपको देखने को मिलती है आम्रपाली। अब इनके भाषणों के बारे में, उपदेशों के बारे में कई बार अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए, प्रथम उपदेश कहां दिए, या इस प्रकार के कई सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, ये भी कई बार पूछा जाता है। चलो इस प्रकार के जो भी सवाल हैं हम उनको देख रहे हैं। चलिए, महात्मा बुद्ध के बारे में अतिरिक्त जानकारियां। पहला सवाल बनता है, महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए गए, सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए गए, किस भाषा में दिए गए, महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए गए। ठीक है, चलो बताते हैं। मैक्सिमम टीचिंग्स, ठीक है, एंड प्रीचेस इन विच लैंग्वेज। आपसे पूछा जाएगा कि भैया सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए गए, तो आप बताएंगे सर जी ये जो दिए गए थे सर्वाधिक, यह किस भाषा में दिए गए, यह आपके पाली भाषा में दिए गए हैं। पाली भाषा, दैट इज पाली लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज में दिए गए हैं। पाली लैंग्वेज, ये पाली लैंग्वेज में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं भाई? पाली लैंग्वेज में ये जो भी भाषण है वो दिए गए हैं अधिकतर। ठीक है, अधिकतम जो इनकी प्रीचेस है, उपदेश देने को सरमन्स बोला जाता है। इंग्लिश में प्रीचेस बोल लीजिए या सरमन्स बोल लीजिए। सरमन्स का मतलब ही उपदेश ही होता है इंग्लिश में। तो पाली लैंग्वेज में दिए गए, पाली भाषा। अगला सवाल बनेगा कि सर्वाधिक उपदेश कहां दिए। तो अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए, पर बहरहाल आपकी कमेंट नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं ही बता देता हूं। सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में उपदेश दिए गए हैं सर्वाधिक। ठीक है सर जी, श्रावस्ती। ठीक है, चलो बेहतरीन। ओके, नेक्स्ट पूछा आपसे जा सकता है कि इन्होंने अपने जीवन के जो अंतिम उपदेश हैं, अभी इन्होंने अपने जो जीवन के अंतिम उपदेश हैं वो कहां पर दिए थे और किस स्थान पर दिए थे। अपने जीवन के अंतिम उपदेश इन्होंने कहां दिए, किस स्थान पर दिए? जीवन के अंतिम उपदेश, जीवन के अंतिम उपदेश कहां दिए, किस जगह दिए? कुशीनगर में। कुशीनगर में दिए थे। कुशीनगर में दिए थे। कुशीनगर में दिए थे। कुशीनगर में दिए थे। जीवन के अंतिम उपदेश कहां दिए? कुशीनगर में दिए थे। अपने जीवन का जो अंतिम समय है इन्होंने यहीं पर बिताया था। कहां? कुशीनगर में ही इन्होंने अपने जीवन का जो अंतिम समय है वो बिताया था। इनकी मृत्यु कैसे हुई बताते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, ठीक है, यहां पे अब समझना महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, बहुत ध्यान से समझिएगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस प्रकार से हुई है। डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध। डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध, कि बहु महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु होती है वह किस प्रकार हो पाती है। बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये कौशल राज्य के श्रावस्ती में रहा करते थे। कौशल राज्य के श्रावस्ती में रहा करते थे। ठीक है, मेजरली। अब ये पावा एक गणराज्य था। ये पावा गणराज्य में थे
और पावाही गणराज्य के एक राजा थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था चंद। कुछ किताबों में चुंद भी लिखा देखने को मिलता है, तो आप लिखना पावा गणराज्य, पावा गणराज्य, पावा गणराज्य के राजा चंद के यहां रात्रि भोज पर, राजा चंद के यहां, जिनको चुंद भी कहा जाता है, चुंद के यहां रात्रि भोज पर, रात्रि भोज पर गए हुए थे, रात्रि भोज पर गए थे। कब की बात है, 483 बीसीई की बात है, 483 बीसीई की बात है, 483 बीसीई की बात आपको देखने को मिलते हैं। 483 बीसीई की बात है। कब की बात है भैया, 483 बीसीई की बात है। ओके, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है भाई इसी में एडी में, इसी बीसीई में हुई थी। अब पावा गणराज्य जो है, पावा रिपब्लिक, पावा रिपब्लिक एक एरिया है, पब्लिक एक एरिया है। पावा रिपब्लिक के जो किंग है वो थे चुंद, यह है किंग यहां पर, किंग चुंद, चुंद आपको देखने को मिलते हैं। कुछ किताबों में इनका नाम चंद भी देखने को मिला है कि इनको चंद भी कहा गया है, ठीक है। तो कई बार अलग अलग नाम भी इनके आपको देखने को मिले हैं, ठीक है, याद रखना। अब भाई यहां पर इन्होंने कुछ खाना खाया, इन्होंने रात्रि भोज पर गए थे, तो रात्रि भोज यानी डिनर पर ये गए थे। अब लोग ऐसा कहते हैं कि इन्होंने डिनर में नॉनवेज खा लिया, गलती से, खुद से नहीं गलती से, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने गलती से नॉनवेज खा लिया, और नॉनवेज जब इन्होंने खाया तो वो इनको सूट नहीं करा, या कह सकते हैं कि नॉनवेज खाना इनके लिए मान लीजिए एक प्रकार से अधर्म था। तो इन्होंने जैसे ही नॉनवेज का सेवन किया तो यहां से ये चले जाते हैं सीधा। अब देखो, ऐसा भी कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को पता था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो ये वहां नहीं रुके, ये वहां से चले गए, ठीक है, ये वहां से चले गए। समझना, यहां से वो, यहां से वो, यहां से महात्मा बुद्ध कुशीनगर चले गए, महात्मा बुद्ध कुशीनगर चले गए, कुशीनगर चले गए, कुशीनगर चले गए। फ्रॉम हियर महात्मा बुद्ध वेंट टू कुशीनगर, यहां से कहां चले गए भाई, कुशीनगर चले गए, कुशीनगर चले गए। वहीं साल के वृक्ष के नीचे, वहीं साल के वृक्ष के नीचे, वहीं साल के वृक्ष के नीचे उनकी मृत्यु हो गई, वृक्ष के नीचे उनकी मृत्यु हुई, वृक्ष के नीचे मृत्यु हो गई, नीचे मृत्यु हो गई। एंड ही डाइड नियर बाई टू अ साल ट्री, वहीं साल ट्री के नीचे इनकी डेथ हो जाती है। साल ट्री, साल का वृक्ष बड़ा ही छायादार, बड़े पत्तों का होता है, और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। बड़ी बात यह है कि इनके जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण डिसीजंस हुए हैं या महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो सब बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई हैं। इनका जन्म, इनकी गाय की प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनकी मृत्यु, तीनों ही बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। बैसाख पूर्णिमा के दिन ऐसा हो पाया था मृत्यु, वैसाख पूर्णिमा, वैसाख पूर्णिमा के दिन ऐसा हुआ था। तो वैसाख पूर्णिमा के दिन यह हो पाया, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये। कब हो पाया था मेरे भाई, वैसाख पूर्णिमा के दिन ही हो पाया था। ठीक है, चलो, आई गैस कि आप इसको नोट कर पाएंगे। वैसाख पूर्णिमा आपको देखने को मिल जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, लिख लीजिए, ठीक है, दैट इज नोन एज महापरिनिर्वाण। ध्यानपूर्वक लिखेंगे, इनकी जो मृत्यु हुई है इसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण भैया इसको कहा जाता है, कृपया करके ध्यान रखिए, कृपया करके इनका ध्यान रखेंगे। आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, महापरिनिर्वाण इसको कहेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो।
सर इन्होंने जिसके यहाँ भोजन किया था वो पावापुरी थी। बाबू, पावा गणराज्य को पावापुरी ही कहा जाता है। दिस प्लेस इज नोन एज पावापुरी। पावापुरी ही है ये, पावा गणराज्य है नहीं, पावापुरी ही है ये। ठीक है, ये पावा ही पुरी है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब इनके जीवन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। अभी वर्तमान में जिन बच्चों के कमेंट आ रहे हैं उनकी संख्या 1500 के समथिंग है। ठीक है, बाकी लोगों के अभी नहीं आ रहे हैं। सुअर का मांस खाए थे, जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि सुअर का मांस था वो। बट यहां भाई और ध्यान दीजिए, अब इसमें हम देखते हैं बुद्ध धर्म से संबंधित कुछ शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध से संबंधित शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, ये जानना जरूरी होगा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। भाई टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म बहुत पूछी जाती है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी महापरिनिर्वाण। शरीर का, देह का त्याग करके, ठीक है, परमपिता परमेश्वर के पास चला जाना, यह महापरिनिर्वाण है। वहां शरीर नहीं जा सकता, परंतु आत्मा जा सकती है। बात को समझिए। टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म की बात करते हैं, टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 4 सत्य हैं। बुद्ध धर्म में 4 सत्य बताए गए हैं। बुद्ध धर्म में 4 सत्य हैं। 4 सत्य हैं। क्या क्या है भाई? 4 सत्य बताए गए बुद्ध धर्म में, कि बुद्ध धर्म के अनुसार केवल 4 सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है। दुख है, दुख का कारण है। बहुत प्यार से समझिएगा। दुख है, दुख है। आपके जीवन में दुख है कोई? अच्छा, आपके जीवन में क्या दुख है मुझे बताओ। मैं आपके चलो जीवन के दुखों का निवारण करता हूं। मतलब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख है, देयर इज सोरो, देयर इज सोरो, देयर इज सोरो। दुख है, दुख का कारण है। देयर इज रीजन फॉर सोरो, दुख का कारण है। देयर इज रीजन फॉर सोरो, रीजन है सोरो का। देयर इज रीजन फॉर सोरो। दुख है, दुख का कारण है। दुख का निवारण भी है। दुख है, दुख का कारण है। दुख का निराकरण भी है या निवारण भी है। सोरो का सॉल्यूशन भी है। दुख का निवारण है, निवारण है। ठीक है, चलो। सॉल्यूशन फॉर सोरो, सॉल्यूशन ऑफ सोरो, ये भी है। और ये अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से हो सकता है। दुख का निवारण कैसे हो जाएगा? अष्टांगिक मार्ग से, अष्टांगिक मार्ग से, अष्टांगिक मार्ग से हो सकता है। मार्ग से दुख निवारण संभव है। दुख निवारण संभव है। निवारण को ही निराकरण भी कहते हैं। निराकरण संभव है। अष्टांगिक मार्ग एंड सोरो, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग एंड सोरो, एंड सोरो। अष्टांगिक मार्ग से ही दुख का निवारण या निराकरण किया जा सकता है। इसी से हो सकता है। अब बड़ी बात क्या आती है भाई कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। अच्छा, मैं आपके ऊपर भी एग्जांपल लूंगा, लेकिन पहले मैं अष्टांगिक मार्ग बता दूं। अष्टांगिक मार्ग बता दूं क्या होता है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अब देखो दुख क्या है। क्या है दुख? दुख है यानी दुख क्या है? इस संसार में जो आप चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते, यही दुख है। दुख का एक कारण है, आपकी मन की इच्छाओं की परिपूर्ति नहीं हो पा रही है, यह दुख का कारण है। दुख का निराकरण है। अगर आप दुख को पालें, आप अपने दुख को पालें, उसका एक वाजिब सा कारण भी हो, उसका निराकरण संभव है,
कि जिसके कारण दुख है, अगर वही खत्म हो जाए तो चीजें खत्म हो जाएंगी। और बुद्ध धर्म के अनुसार यह बताया गया है कि दुख का निराकरण कैसे संभव है। एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है क्रम से लिखवाएं। बेटा, इससे अच्छा क्रम मुझे नहीं लगता कहीं पर होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको क्रम से ही लिखना है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ये ऐसे ही बताया जा सकता है। ठीक है, चलो, उम्मीद है आप अपने मस्तिष्क का सही प्रयोग करेंगे, क्योंकि दुख आपको भी है। ठीक है, आपके दुख का भी कारण है और उसका निवारण भी कर सकते हैं हम, और उसका अष्टांगिक मार्ग क्या है वो भी हम बताएंगे। हमारी इच्छाएं हमारे दुख का कारण। अब जैसे बच्चा कह रहा है कि क्रम से नहीं है, तो इसका क्रम कुछ और होगा, इसको किसी ने पहले से ही गलत पढ़ा रखा होगा, या इसको पहले से ही किसी ने ऐसा पढ़ा रखा होगा जो शायद इन्हें सही लगता होगा। हो सकता है वो सही भी हो, इन्होंने गलत लिख रखा हो। ठीक है, तो चीजें हैं। पहला, अब ये समझिए, जो मैं बता रहा हूं या जो आपको पता है वही परम सत्य नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये चीज ऐसे लिखवाई है, किसी और के द्वारा इसको किसी अलग तरीके से भी लिखवाया जा सकता है। ये जो आपको पता है जरूरी नहीं है कि वही परम सत्य है, उसमें बदलाव संभव है। हर एक चीज में बदलाव संभव है। आपको क्या लगता है कि चीजों में बदलाव नहीं हो सकता? मैं दो को ऐसे लिखता हूं, क्या इसके अंदर बदलाव संभव नहीं है? रोमन से इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या पता वो रोमन में बात कर रहा हूं, राइट? तो हर चीज के अंदर चीजें संभव है, चीजों में बदलाव हो सकता है। ठीक है जी हाँ, तो कृपया करके ध्यान से समझिए, जो 8 आपको अष्टांगिक मार्ग देखने को मिलता है वो क्या है। ठीक है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, इस पूरे संसार में कोई परिपूर्ण नहीं है। ठीक है, उसको यही सोचकर आप आगे बढ़ेंगे। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? 8 मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? मार्ग क्या होता है? आपके जीवन के 8 रास्ते, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि आपको देखने को मिल जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सम्यक दृष्टि आपको यहां देखने को मिल जाता है, जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसका मतलब होता है राइट व्यू। सम्यक का मतलब होता है सही। सही, आपके अपनी नजरों को सही रखिए। राइट व्यू, आप अपनी नजरों को मतलब सही रखिए। सम्यक दृष्टि आप रखिए, यानी आपने वो सुना होगा, वेक अप टू रियलिटी, वेक अप टू रियलिटी। सही चीज की तरफ ध्यान दें, सही चीज समझें। ठीक है, वेक अप टू रियलिटी। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है वास्तविकता के साथ जागें, वास्तविकता की पहचान, वास्तविकता की पहचान। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वास्तविकता की पहचान समझते हैं। 2 टीचर हैं, मैं टीचर के एग्जाम्पल से इस वजह से समझाना चाह रहा हूं ताकि आप समझें, ऑब्जर्वेशन करें, डिटर्मिनेशन करें, स्पीच अपनी अच्छी करें, वो समझिए। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक व्यक्ति है, वो आपसे कह रहा है कि 30 दिन में, या वो आपसे कह रहा है 20 दिन में पूर्ण जीएस करें, 20 दिन में पूर्ण जीएस करें, जीएस करें। ठीक है, बिगिनर्स, जो बिल्कुल नए नए। ठीक है, एक व्यक्ति कह रहा है कि समय लगेगा, 3 माह समय लगेगा, बट अच्छे से कर पाएंगे, बट हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्लियर होगा। एक और पर्सन है, सी पर्सन, वो कह रहा है कि नोट्स लीजिए, कि नोट्स लो, नोट्स लो, सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लो। एक कह रहा है, डी, कि सब कुछ मिलेगा, कि आपको चीजें मिलेंगी, प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है, थियरी भी होगी, लेकिन सबसे पहले हम थियरी ही करेंगे। थियरी में ही मैं आपका 4 माह का समय लूंगा और प्रैक्टिस उसके बाद में कराऊंगा, उसके बाद आपके नोट्स दिए जाएंगे। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि यहां वास्तविकता का प्रयोग कौन अधिक कर रहा है? क्या वास्तविकता में 20 दिन में पूर्ण आप जीएस कर सकते हैं एज ए बिगिनर? 20 दिन में आप पूरा कर लें। क्या नोट्स को लेकर आप सिलेक्शन ले सकते हैं? क्या 3 महीने में समय लगकर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं? इसमें से वास्तविकता को आपको पहचानना होगा कि आपके समक्ष वास्तविकता क्या है, वास्तविकता को आप कैसे समझ सकते हैं। ये बहुत, मैं प्राइम एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें मुझे बहुत सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ सकती हैं,
ठीक है, आपको मुझे बहुत सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ सकती हैं कि आप कुछ मेरे बारे में सोच सकते हैं कि सर तो किसी टीचर को कह रहे हैं। यहां मैं किसी टीचर को नहीं कह रहा, जबकि यहां मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि लोगों के द्वारा कई बार अलग अलग प्रकार की बातें की जाती हैं। अब मैं आपके दिमाग में, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, मैं आपके दिमाग में किसी ऐसी बात को बो सकता हूं जो शायद आपके लिए सही ना हो, और शायद अगर आप मेरे मान सम्मान करते हो तो शायद उसके साथ आप ये सोच भी ले कि शायद चीजें कुछ इस प्रकार सी हैं कि जैसे सर बता रहे हैं वैसा ही सही है। ठीक है जी हाँ, तो ये सारी बातें होती हैं। अब इसमें अगर मैं वास्तविकता के साथ आपको जगाऊं तो वास्तविकता यह है कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। नोट से सिलेक्शन नहीं होते, ये बात बहुत क्लियर है। ठीक है, नोट्स तो कंटेंट राइटर भी बना रहे हैं, लेकिन लोगों को इस माध्यम से मतलब बहकाया जा सकता है। आप भी जानते हैं इस बात को। वो नोट्स किस काम के जो आपको पता ही ना हो कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो दरअसल ही आपका मैटर ये बनता है कि आप वास्तविकता समझे कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आप पहले थियरी करेंगे, फिर नोट्स को पढ़ेंगे, देन प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज सही है। तो वास्तविकता के साथ आपको जागना होगा। ठीक है, अब मैंने यहां किसी चीज का प्रमोशन नहीं करा है, सिर्फ आपको बताया है। ठीक है, तो वास्तविकता के साथ आप जागिए। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद होता है सम्यक संकल्प। सबसे पहले सम्यक दृष्टि होती है। अगर सम्यक दृष्टि बेहतरीन है तो आप सम्यक संकल्प पर आइए। सम्यक संकल्प पर आइए, संकल्प पर आइए। सम्यक संकल्प, राइट डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मिनेशन। इसका मतलब होता है आपका संकल्प बहुत परिपूर्ण होना चाहिए। आपने सोच लिया कि आप जीवन में एक अच्छे आदमी बनेंगे। अच्छा, अच्छे आदमी बनना भी एक बहुत बड़ी पहचान है। आप वास्तविकता को पहचाने। जैसे आप जाने अच्छा आदमी कौन है, आपको पागल कौन बना रहा है, वो आपको पहचानना होगा कि आपको पागल कौन बना रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने जैसे अभी एबीसीडी का ऑप्शन दिया था, आपने इसमें से किसी को पहचान लिया कि हाँ जी ये जो व्यक्ति है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे जाएंगे। अरे देखो तो कितना झूठ बोल रहा है। नहीं, आपको जाना ही नहीं है। जब आपको पता लग गया वो गलत है तो उस मार्ग पे आगे बढ़ना क्यों। बट फिर भी लोग बढ़ते हैं कुछ नया पाने की चाह में, वो गलती होती है। लेकिन अगर आपको पता लग गया कि कोई गलत है, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, तो आप संकल्प लीजिए कि मैं सिर्फ सही का साथ दूंगा। संकल्प की जरूरत बहुत अधिक है कि अगर आपको पता है कि कोई चीज गलत है फिर भी आप उसके समर्थन में है, तो ये कहां का संकल्प हुआ। तो आप संकल्प लीजिए। इसके बाद आपकी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सम्यक वाणी आपकी होनी चाहिए। वाणी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सम्यक वाणी, राइट स्पीच। राइट स्पीच का मतलब क्या होता है, सम्यक वाणी। अब सम्यक वाणी क्या है लाल मेरे भाई, सम्यक वाणी क्या है। जैसे मैं हूं, मैं बड़े प्रेम से आपसे बात कर रहा हूं, इसके पीछे का कारण है कि मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं। ठीक है, चलिए अब सम्मान क्या है। जैसे मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आप जो है आप मेरी भावनाओं का हिस्सा है। आप मेरे लिए कोई वो नहीं है कि भाई आप मेरे लिए ग्राहक हो गए। ठीक है, कि आप मेरे लिए ग्राहक हैं तो मैं सिर्फ आपकी वही बात सुनूं जो ग्राहकों वाली होती है। तो मैंने बताया कि आप मेरे लिए ग्राहक नहीं है। अब यहीं पे अगर मैं आपसे उल्टा बोलूं या कोई और आपसे उल्टा बोले, उस बात को आप समझ भी नहीं पाएंगे। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे अब मान के चलो कि आप अपने छोटे भाई बहन से तो उल्टा बोल जाते हो, क्या आप अपने पापा से उल्टा बोल जाओगे? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? सर अगर उनसे उल्टा बोलोगे तो जहाज ना बना देंगे, रैप्टे इतने मारेंगे कि हम सुधर जाएंगे। यार ये तो बात सही है, तो हम उल्टा क्यों बोले फिर? अब छोटे बच्चे, क्योंकि वो हमसे कुछ उल्टा नहीं कह सकते तो हम उनसे उल्टा बोलेंगे? नहीं, सही है तो सबके साथ सही है, गलत है तो सबके साथ गलत है। ठीक है, अब सीधी बात यही है कि सम्यक वाणी आपको समझनी होगी कि सही आपको सबके साथ बोलना है। किसी के दबाव में आके सम्यक मत बनिए, किसी के दबाव में आके सम्यक मत बनिए। ठीक है, याद रखिए। तो सम्यक वाणी बहुत जरूरी है, किसी के दबाव में आके सम्यक नहीं, आप रहिए, सम्यक रहिए। अब क्रम भी अच्छे कीजिए, सम्यक कर्म, सम्यक कर्म, डीड्स, राइट डीड्स। अब उल्टे काम करें, अच्छा बोले, क्या फर्क पड़ता है? आप उल्टे ना बोले, ठीक है, याद रखना। तो आपको उल्टा नहीं बोलना है, आपको समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही गलत का जो फर्क है वो आपको समय के साथ लगता है। ठीक है, तो वो सही गलत का फर्क आप थोड़ा करें, तभी आप अच्छे जीवन बन सकते हैं। सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, आजीविका,
जीविका, सम्यक व्यायाम, व्यायाम, ठीक है, जरूरी है। लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड, लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। अब एक बात समझना मेरी, सम्यक आजीविका, बहुत ध्यान से समझना इस वाली बात को। मैं आप लोगों से बैच परचेज करवाऊं, मैंने आपसे बैच परचेज करवाया, लेट सपोज आपने मुझे, हर एक बच्चे ने मुझे 1999 रुपए दिए, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपने अलग अलग रुपए दिए हैं। अब मैं आपको कोई सेम चीज कराऊं कि मैं आपको इतना कंटेंट दे रहा हूं, दिस इज माई कंटेंट, जो कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया। सेम ही कंटेंट अगर, सेम ही कंटेंट अगर मैं किसी को फ्री में दे दूं तो ये क्या है सर? ये तो अच्छा है ना, आप समाज सेवा कर रहे हैं। देखो बच्चे, अगर मैं यहां समाज सेवा कर रहा हूं तो मैंने इन बच्चों से जो रुपए लिए हैं शुरुआती तौर पर, क्या वो समाज का हिस्सा नहीं थे? सर वो तो समाज का हिस्सा थे, तो उनसे रुपए क्यों लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना क्यों था, जबकि वो गलत है। जब कोई चीज तुम फ्री में कर सकते थे उसके लिए आप रुपए ले रहे हो। आप लोगों को दो अलग अलग दृष्टि से देख रहे हो, तो क्या ये सम्यक है? नहीं, ये सम्यक नहीं है, ये असम्यक है, यानी ये सही नहीं है। इसी आधार पर आप समझेंगे कि कई बार कुछ ऐसे कर्म किए जाते हैं जिसके पीछे का कारण बिल्कुल अलग होता है। अगर यहीं पे मैं आपको बताऊं, सम्यक आजीविका क्या होती है? सही तरीके से पैसा कमाना, ठीक है, सही तरीके से पैसा कमाना। अब वो सही तरीका क्या है कि आपने किसी चीज के लिए मुझसे पैसे लिए, आपने किसी चीज से, आपसे मैंने किसी चीज के लिए पैसे लिए, वो चीज मैंने आपको परिपूर्ण करके दी। जब मैंने आपको वो चीज परिपूर्ण करके दे दी, उसके बाद वही चीज अगर मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि हाँ अब इसको जो भी पढ़ना चाहे फ्री पढ़ सकता है, तो आजीविका चलाने के लिए जो दृष्टि होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। ठग के पैसे मत लो किसी से, ठग के किसी को वादा मत करो, ठीक है, ठग ठग नहीं होना चाहिए आप, ये जरूरी है, ठीक है जी हाँ। सम्यक व्यायाम यानी एक्सरसाइज आप सही करें, अपने अपने जीवन में जितनी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। इसके बाद ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट व्यायाम के बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़िए, नेक्स्ट आगे बढ़िए। सम्यक स्मृति, याद अच्छी होनी चाहिए, सम्यक स्मृति, स्मृति, सम्यक स्मृति हो गई। और बाबू यहीं पर आपको देखने को मिलता है सम्यक स्मृति का मतलब होता है वैसे मेमोरी, राइट, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। और सम्यक समाधि, ठीक है, सम्यक समाधि, स्मृति यानी राइट मेमोरी, मेमोरी आपका जरूरी होता है। एंड सम्यक समाधि का मतलब क्या होता है? सम्यक समाधि का तो इसको कहा जाता है अंत, अंत सही होना चाहिए, ठीक है, दैट इज राइट एंड या समाधि। आप इसे समाधि निकल लीजिए भाई इंग्लिश में भी, समाधि। तो ये भाई आपके जीवन के अंदर अष्टांगिक मार्ग हैं, अगर आप इन पे चलते हैं तो आप अपने जीवन में अंतिम समय जो है बहुत बेहतरीन कर पाएंगे, ठीक है, याद रखिए। एक सवाल और पूछा जाता है, ठीक है, एक सवाल और पूछा जाता है, एक बच्चा मतलब जो है बार बार कह रहा है, ठीक है, कि सर महात्मा बुद्ध का अंतिम जो कहना था, महात्मा बुद्ध का अंतिम कहना क्या था? ठीक है, समाधि अर्थात ये समाधान है बाबू, समाधान का मतलब है यहां, समाधि का मतलब यहां समाधान से है, किसी का रेजोल्यूशन, किसी चीज का सॉल्यूशन, समाधान, ये सॉल्यूशन से है इसका मतलब कि आप सही सॉल्यूशन करें किसी चीज का, गलत सॉल्यूशन ना करें, ठीक है, दिस इज समाधान, राइट। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। पूछा जाता है कि भैया महात्मा बुद्ध का जो अंतिम उपदेश है उसके बारे में एक बच्चा बार बार पूछना चाह रहा है, लिख लो भाई, महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था? महात्मा बुद्ध का, इनका अंतिम उपदेश क्या था? इनके जीवन का अंतिम उपदेश इन्होंने कहां दिया? इनके जीवन का अंतिम उपदेश लिखो बाबू, जीवन का अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था? इनके जीवन का अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था, कब दिया था? जो महात्मा बुद्ध का जीवन था, इनके अंतिम उपदेश को समझिएगा।
बताइए सर। महात्मा बुद्ध के जीवन का जो अंतिम उपदेश सर हमें देखने को मिलता है सर, वो सुभद्र को दिया गया था। सुभद्र, इनका एक शिष्य था सुभद्र। सुभद्र, और इन्होंने सुभद्र को क्या कहा था? कोई बताएगा इन्होंने सुभद्र को क्या कहा था? इन्होंने कहा था आप दीपो भवा। ठीक है, आप दीपो भवा, आप अपदीपो भवा, अपदीपो भवा, दीपो भवा, अपदीपो भवा। इसका मतलब है बी अनलाइट योर सेल्फ, बी अनलाइट योर सेल्फ, बी अनलाइट योर सेल्फ। खुद का प्रकाश स्वयं बनो, खुद का प्रकाश स्वयं बनो, खुद का प्रकाश स्वयं बनो। अत अपदीपो भवा, अपदीपो भवा। अपदीपो भवा कहा जाता है। आनंद को नहीं दिया था भाई, सुभद्र को दिया था। अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। ठीक है, तो ये इनके जीवन के अंदर काफी बड़ी महत्वपूर्ण बात रही थी। इसका मतलब है आप अपने जीवन में खुद इस चीज को समझ पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन के कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स के बारे में जानकारी करते हैं। अपना प्रकाश खुद बनिए आप, अपदीपो भवा, बी अलाइट योरसेल्फ, अपना प्रकाश स्वयं बने। अच्छा, कोई बात है अगर मैंने आपको यहां पे बता दी कि भाई देयर इज ए सोरो, कि ये कहा गया था, ये कहा गया था। कई बार ना मुझे कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आपने ये पढ़ा दिया, किसी दूसरे टीचर ने ये पढ़ा दिया, ये तो सर गलत है। देखो, अब आपके ऊपर क्या है कि क्या आपके हाथ में फोन नहीं है? क्या आप उस चीज को सर्च नहीं कर सकते? आप उस चीज को सर्च करिए, जो सही हो सही को आप लिख लीजिए। जब आप स्वयं किसी चीज को खोज सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी दूसरे के ऊपर निर्भर क्यों रहते हैं? नहीं सर, टीचरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जी हां, यह सत्य है। बगैर गुरु के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। वो आपको मार्ग बताते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने का रास्ता बहुत कठिन है, चलना पड़ता है। मैं तो ना सिर्फ मार्ग बताता हूं, मैं तो आपको वहां तक लेके भी जाता हूं, परंतु कई बार अगर कोई और आपको कुछ और बता रहा है और मैंने कुछ और बताया है, तो आप सिर्फ उसको एक बार स्पष्ट तरीके से देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, आप अपने सोर्स देख लीजिए। ठीक है, अब कोई अगर आपको किसी ने गलत बताया तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि ये है भाई, राइट। लेकिन खुद पहले एक बार प्रयास करिए। ठीक है, जहां आपके प्रयासों की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उस चीज का आंसर करूंगा। आप मेरी जिम्मेदारी हैं। क्या है आप मेरी जिम्मेदारी हैं, और मैं जिम्मेदारियों को हमेशा अपने से ज्यादा मानता हूं, याद रखना। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, फिलोसॉफिकल आप ज्यादा ना होइए। ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन के कुछ सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कमल। महात्मा बुद्ध के जीवन के सिंबल्स, महात्मा बुद्ध के जीवन के चिन्ह, जीवन के महत्वपूर्ण चिन्ह, महत्वपूर्ण चिन्ह, पूर्ण चिन्ह, सिंबल्स, सिंबल्स। महात्मा बुद्ध के जीवन के सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं, फटाफट लिखें। सबसे पहले गर्भ, गर्भ का देखने को मिलता हाथी, गर्भ का देखने को मिलता हाथी, गर्भ का देखने को मिलता हाथी। ये गर्भ का हाथी क्यों है भाई? जब महात्मा बुद्ध पेट में थे अपनी माता के, जब महात्मा बुद्ध अपनी माता के पेट में थे तो उनकी माता को सपना आया था, एक हाथी उनके गर्भ में आ गया, राइट, एक हाथी उनके गर्भ में आ गया। तो वही चीज बताता है कि जो वॉम्ब, वॉम्ब यानी गर्भ, गर्भ को प्रदर्शित करता है। जब महात्मा बुद्ध गर्भ में रहे थे तो उसका प्रतीक चिन्ह देखा जाता है हाथी, एलिफेंट। महामाया को सपना आया था। ठीक है, जी हां। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट हम देखते हैं कमल। ठीक है, कमल किस चीज को प्रदर्शित करता है? कमल लोटस, इनके जन्म को दर्शाता है। लोटस इनके जन्म को दर्शाता है, बर्थ को। कमल किस चीज को दर्शाता है? इनके जन्म को दर्शाता है। नेक्स्ट, सांड, सांड इनकी युवा अवस्था को दर्शाता है, सांड इनकी युवा अवस्था को, बर्थ। सांड किसको दर्शाता है भाई? सांड, बुल। सांड इनकी किसको? युवा अवस्था को, बुल। याक,
त्याग माने सांड। तो बाबू सांड दर्शाता है इनकी युवा अवस्था को, युवा अवस्था अवस्था को दर्शाता है। दैट इज बेसिकली यंग, यंग यंग चीज को दर्शाता है कि यंग है, यंग चीज को दर्शाता है। यौवन जवानी को दर्शाता है, जवानी को दर्शाता है, जवानी को दर्शाता है। इसके बाद घोड़ा देखने को मिलता है जो ग्रह त्याग को दर्शाता है। घोड़ा, घोड़ा दर्शाता है ग्रह त्याग, ग्रह त्याग को दर्शाता है। ठीक है। हॉर्स, पीपल ज्ञान को दर्शाता है। पीपल, पीपल ज्ञान को दर्शाता है, नॉलेज, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोधिसत्व इसको बोला जाता है, बोधिसत्व इसको बोला जाता है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखना। और पदचिन्ह मृत्यु, मोक्ष, परिनिर्वाण को दर्शाते हैं। और पदचिन्ह, पदचिन्ह किसको दर्शाते हैं? पदचिन्ह ये मृत्यु मोक्ष को दर्शाते हैं, मृत्यु या मोक्ष को दर्शाते हैं, या मोक्ष को दर्शाते हैं। राइट, काइंडली इसको लिख लीजिए, पदचिन्ह। ठीक है, पदचिन्ह इसको लिख सकते हैं सिंबल्स, सिंबल्स इनको बोलते हैं फुट सिंबल्स, फुट सिंबल्स आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो ओके। जी हाँ, पदचिन्ह, जी हाँ, ओके। थैंक यू दीपेश पाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम अब इनके ग्रंथों की बात करते हैं। ग्रंथ, बुद्ध धर्म के ग्रंथों की बात करते हैं। बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? लिविंग द हाउस, लिविंग द हाउस, लिविंग द हाउस यानी गृह त्याग। इंग्लिश में महाबहिष्क्रमण कहा जाएगा। जी हां। अब हम बात करते हैं जो बुद्ध की जो लिटरेचर है उसकी बात करते हैं। बुद्ध साहित्य, बुद्ध साहित्य की बात करते हैं। साहित्य यानी लिटरेचर, लिटरेचर की बात करते हैं। बुद्ध लिटरेचर, साहित्य। तो बुद्ध लिटरेचर जो मेजरली डिपेंड करती है वो बहुत लिमिटेड सी चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे बुद्ध साहित्य के अंदर जो लिटरेचर है वो उसको त्रिपिटक ग्रंथ बोलते हैं। जो लिटरेचर है उसको क्या बोलते हैं? वो त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक ग्रंथ बोलते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ, ग्रंथ त्रिपिटक, त्रिपिटक ग्रंथ इसको बोला जाता है। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्ब पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्ब पिटक, अभिधम्ब पिटक, अभिधम्ब पिटक, इसको ऐसे बोला जाता है। विनय, सूत्र और अभिधम्य। विनय पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, पिटक और अभिधम्ब पिटक, अभिधम्ब, अभिधम्य पिटक। ठीक है, इसके बाद बुद्धों की शाखा भी मैं तोड़ूंगा। 3 शाखा होंगी इसकी। ठीक है, जिसके अंदर आपको महायान, हीनयान और वज्रयान देखने को मिलेंगे। बट पहले हम इनके लिटरेचर को समझ लेते हैं कि सबसे पहले पूछा जाता है विनय पिटक किसने लिखी थी? देखो, उपाली ने लिखी थी। किसने? उपाली ने लिखी थी, उपाली ने। विनय पिटक किसने लिखी है बाबू? उपाली ने। दिस वॉज रिटन बाय उपाली। इसको उपाली ने लिखा है, उपाली, उपाली। अच्छा, विनय पिटक किस बारे में बात करती है? ये बौद्ध धर्म के नियम व कानून है। जो बुद्ध संघ होता है उसके नियम व कानून क्या होंगे? बुद्ध संघ के नियम व कानून। जो बौद्ध संघ होगा उसके नियम व कानून, बौद्ध संघ के, ठीक है, नियम, लॉज, लॉज ऑफ बुद्ध यूनियंस। जो बुद्ध संघ होते हैं बाबू, उनके बारे में बात करते हैं
कि भाई बुद्ध संघ है कोई, उसमें आप एंटर कैसे कर सकते हैं, बाहर कैसे निकलते हैं, वो जरूरी है। नेक्स्ट, जो सूत्र पिटक है उसको आनंद ने लिखा है। ये आनंद जो था ये भगवान बुद्ध के, या फिर आप कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के बहुत करीबी था। ठीक है, बहुत करीबी था। तो जैसा मैंने बताया कि इसको लिखा आनंद ने। ठीक है, इसको किसने लिखा? आनंद ने। राइटर है ये, उपाली राइटर है। उपाली उन्हीं का शिष्य था। सेम इसी प्रकार से आनंद भी उन्हीं का शिष्य था। आनंद भी उन्हीं का शिष्य था। तो आनंद ने क्या लिखा है ना, आनंद उनका शिष्य था और बहुत करीबी शिष्य था। तो इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने बुद्ध के उपदेशों को एक जगह लिख दिया। सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेशों को लिखा गया है। सरमन्स ऑफ बुद्धा, सरमन्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के उपदेश है इसमें, बुद्ध उपदेश है इसमें मेजरली। और जो अभिदम्य पिटक है इसको किसके द्वारा लिखा गया? मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, या मोगली शिष्य आप डायरेक्टली लिख लीजिए, मोगली आप डायरेक्टली इसमें लिख लीजिए। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोगली शिष्य के द्वारा लिखा गया है, मोगली तिस्स के द्वारा लिखा गया है, मोगली के द्वारा लिखा गया, मोगली शिष्य, शिष्य के द्वारा लिखा गया। पूरा नाम मोगली पुत्र तिस्स। ठीक है, मोगली, मोगली शिष्य के द्वारा लिखा गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंटली आप इसको लिख लीजिए, कोई परेशानी इसमें मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, चलो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ कौन सा है सर? दैट इज सूत्र पिटक। सूत्र पिटक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विनय बाबू उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, चलो पहले अब यहां समझिए, सूत्र पिटक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके कई सारे भाग हैं। सूत्र पिटक के कई सारे भाग हैं। अगर प्रमुख तौर पे देखूं तो इसके 5 भाग है। सबसे पहले खुंदक। खुंदक वैसे हमारे यहां लोगों को आती है खुंदक आना मतलब गुस्सा आना होता है हमारे यहां तो, बट खुंदक जो होते हैं कई बार हिस्सों के रूप में तोड़े जाते हैं। तो सूत्र पिटक के 5 भाग हैं। सूत्र पिटक के कितने भाग हैं भाई? 5 भाग सूत्र पिटक के देखने को मिलते हैं, 5 भाग। तो सबसे पहले खुंदक निकाय, खुंदक निकाय इसी के 5 भागों में से एक होता है बाबू, खुंदक निकाय। नेक्स्ट अंगुत्तर, फिर दीर्घ, फिर अंगुत्तर, अंगुत्तर, फिर दीर्घ, दीर्घ निकाय, 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 निकाय। ठीक है, तो ये भी जरूरी है, अंगुत्तर निकाय भी है, दीर्घ निकाय भी है। मंजिम और संयुक्त, मंजिम और संयुक्त, मंजिम जय झंडा, मंजिम और संयुक्त निकाय, निकाय। अब जैसे अंगुत्तर निकाय में मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपद थे, ये हमें कहां से पता लगा? मंजिम लिख दिया ना वो, मंजिम। अंगुत्तर निकाय में मैंने आपको बताया था अंगुत्तर निकाय में मैंने आपको बताया था, ये जो अंगुत्तर निकाय है कि भाई इसी के हिसाब से हमें पता लगता है कि 16 महाजनपद थे। ये यही बताया था मैंने जी सर। 16 महाजनपद की जानकारी, 16 महाजनपद की जानकारी यहीं से मिलती है, की जानकारी यहीं से मिलती है। इसमें बहुत सारी बातें पता लगती हैं हमें। 16 महाजनपद की जानकारी हमें यहीं से पता लगती है। जातक कथाएं जो आपको देखने को मिलती हैं, जो 549 थी वो खुंदक निकाय में है। जातक कथाएं, जातक कथाएं, जातक कथाएं जो आपको देखने को मिलती हैं, पूछा जाता है जातक कथाएं आप एक्सप्लेन कीजिए कहां पर लिखी गई हैं। तो भाई जातक कथाओं के बारे में बात करूं, ठीक है चलिए ठीक है, जातक कथाएं, जातक कथाएं, जातक कथाएं, अगर मैं बात करूं जातक कथाएं, तो वो जातक कथाएं आपको जो देखने को मिलती हैं वो कहां देखने को मिलती हैं? वो आपको कुंदक निकाय में देखने को मिलती है। 549 है संख्या में। कृपया करके इनको नोट करें, कृपया करके इनको नोट करें बिना किसी परेशानी के। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत यहां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिना परेशानी के इसको नोट करिए। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए
क्या संगम क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब दुष्यंत उसके बारे में बाबू वो धार्मिक बात है जो आप पूछ रहे हो, ठीक है, वो टॉपिक से रिलेट नहीं कर रही, वो धार्मिक बात है, मैं किसी और दिन बता दूंगा, है ना। अभी हम, हाँ, थर्ड वाले में उपदेश कहते हैं, दीर्घ निकाय में क्या थे, बुद्ध धर्म के विस्तार के बारे में बताया गया। दीर्घ निकाय में बुद्ध धर्म के विस्तार के बारे में बताया गया कि बुद्ध धर्म का जो विस्तार है वो किस किस क्षेत्र में पहुंच चुका है, किस किस क्षेत्र में नहीं है, इस प्रकार से बातें बताई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अभिधम्म पिटक में क्या लिखा हुआ है? अभिधम्म पिटक के अंदर बताया गया बाद के राजाओं के ऊपर जो प्रभाव है वो किस प्रकार का रहा है। ठीक है, चलिए। ठीक है, नहीं हरिओम बहुत गलत करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो बहुत गलती कर देंगे आप। अभी आपको वास्तविकता में और भ्रम में शायद फर्क नहीं समझ में आया। तो सूत्र पिटक को एंग्लोपीडिया ऑफ बुद्धा भी कहा जाता है। जी हाँ, इसको बुद्धों का धर्म सूत्र भी कहते हैं। सूत्र पिटक को बुद्धों का एंग्लोपीडिया भी कहते हैं, नो ऑल्सो नोन एज एंक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, अरे पीडिया ऑफ बुद्धिज्म, विश्वकोश भी कहते हैं कई बार, या आप कह लीजिए बुद्धों का एंक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं, एनसाइक्लोपीडिया भी इसको कहा जा सकता है। नोट करिए इस चीज को, ठीक है। चलो, बहुत ध्यान से लिख लीजिए। बुद्ध संगति के बारे में चर्चा करते हैं। बुद्धों के अंदर मुख्यतः 4 हुई हैं संगति, लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में बात करेंगे तो 5 हुई हैं। ठीक है। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, किसी व्यक्ति को कहा जाता है, ना कि किसी किताब को। ध्यान से बात करते हैं। बुद्ध संगति, बौद्ध संगति, बौद्ध संगति करने के बाद आप समझ जाएंगे बुद्धों के बारे में ऑलमोस्ट बातें। यह अंतिम टॉपिक होगा बुद्ध धर्म में, इसके बाद हम समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए। बौद्ध संगति का मतलब होता है समिट्स, बात करना, यह देखना कि क्या चीज सही रह सकता है क्या नहीं रह सकता, उसके बारे में चर्चा करना। हम पहली संगति के बारे में बात करते हैं जो 483 में आपको देखने को मिलती है, जिस ईयर महात्मा बुद्ध की डेथ होती है। ठीक है, चलो। 483 बीसी में देखने को मिलती है, बीसी में देखने को मिलती है पहली। तो पूछा जाएगा आपसे तुरंत कि आप ये बताइए कि जो पहली मीटिंग है जो आप 483 में देखते हैं, ये किसके समय में हुई थी? तो आप बताएं किसके समय में हुई थी? ठीक है, 483 में जब हुई थी तो इस समय राजा कौन थे? राजा का पता होना आपको बहुत जरूरी है। किस राजा के समय में हुई थी? अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु राजा थे। वंश बताइए अजात शत्रु का। इस समय अध्यक्ष कौन थे? संगति के अध्यक्ष होते हैं, दैट इज महाकश्यप। महाकश्यप आपको देखने को मिल जाएंगे, महाकश्यप। महाकश्यप आपको अध्यक्ष देखने को मिल जाएंगे, महाकश्यप आपको अध्यक्ष देखने को मिल जाएंगे। स्थान राजगृह, स्थान कौन सा बाबू? राजगृह आपको स्थान देखने को मिल जाएगा। स्थान कौन सा? राजगृह आपको देखने को मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। ठीक है, राजगृह आपको देखने को मिल जाएगा। राजगृह, स्थान राजगृह, स्थान और राजगृह, राजगृह। जो राजगृह, इसी को गिरिब्रज या मगध बाद में कहा गया है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये थी पहली संगति, ये थी बाबू पहली संगति, पहली संगति। दिस वॉज द फर्स्ट समिट। देखो यहां जो ये व्यक्ति आपको देखने को मिलता है, अजात शत्रु, अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, अजात शत्रु ने ही अपने पिता की हत्या की थी, याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलो, तो याद रखेंगे अजात शत्रु के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कालाशोक सेकंड में रहेगा भाई, पहले में नहीं रहेगा।
ठीक है, दैट इज वेरी वेरी परफेक्ट। नाउ वी मूव फर्दर। राजगृह, इसमें क्या हुआ था, पहली मीटिंग में क्या हुआ, इसमें महत्वपूर्ण बातें, पूर्ण बातें, इसी के अंदर उपाली ने विनय पिटक लिखा और जो आनंद है, आनंद के द्वारा सूत्र पिटक लिखा गया, इसी में हुआ था। क्या महत्वपूर्ण बातें, आनंद ने सूत्र पिटक लिखा, आनंद द्वारा सूत्र पिटक लिखा गया, सूत्र पिटक लिखा गया, और उपाली द्वारा विनय पिटक लिखा गया। ठीक है, ये इसी में हुआ था। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कृपया इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगली मीटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगली मीटिंग के बारे में बात करेंगे। आज के लिए पहली मीटिंग रहने देते हैं। ठीक है, आज कमेंटों का भी काफी ज्यादा इशू रहा है, तो कमेंटों के इशू को भी कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बच्चा बस बार बार कमेंट कर रहा है कि सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपने कुछ बातें बताई हैं, उसको क्या हम एक बार दोबारा देख सकते हैं। देखो, सप्तकर्णी गुफा, हाँ, ये जिस गुफा में हुआ था उस गुफा का नाम सप्तकर्णी था। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। बच्चा कह रहे सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपने इसके हेडक्वार्टर के बारे में कुछ बातें बताई है। बेटा एक बार उसे आप सर्च करना, उस पर एक बार रिसर्च करके देखना, फिर आपको सच पता लगेगा। अगर आप रिसर्च करते हो, आपको कुछ जानकारी वैसी मिलती है जैसी मैंने आपको बताई है, जो कि आपको मिलेगी, तो हम कल इस पर फिर चर्चा करेंगे। आपका नाम मैंने याद कर लिया है, अगली क्लास में जब हम आएंगे तो जरूर आइएगा। ठीक है, तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रेगुलरली। ठीक है, पढ़ने का कोई और विकल्प नहीं होता है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, तो उसका ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ओके, चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।